आओ बच्चा लोग, आज आप लोग को हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। एंड स्प्रिंग से रिलेटेड जितना मैटर है स्प्रिंग फोर्स वाला वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर में भी इसका हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है उसमें स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन की जरूरत पड़ती है। और एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं उसी सेक्शन पे काम करने वाले हैं हम, वर्क एनर्जी पावर वाला। लेकिन हमको लग रहा है कि पता नहीं आप लोग स्प्रिंग फोर्स पे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए जो है मैं आप लोग को थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझा दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये सब चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है और विद्यार्थी इसको कभी कभी भारी मान लेते हैं, लेकिन है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजी। सबसे बड़ी बात है मोस्ट ईजी है, हल्का सा समझ जाइएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आप लोग, यहाँ देखो आप लोग क्लियर इसको। यहाँ पहले ही थोड़ा सा कंटेंट अपना लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझाने में केवल समझा दें और आप लोग को समय मैंने कम लगे। ठीक है, तो आप लोग देख लो, ये स्प्रिंग फोर्स में पहले जो है ये देखो एक स्प्रिंग तुम लोग के सामने है, इस तरह का स्प्रिंग तुम लोग देखे होंगे। तो ये जो है एक इसको बोलते हैं कि एक हेलिकल स्प्रिंग है। तो इस तरह का स्प्रिंग आप लोग अपने पेन में देखे होइएगा। पेन में जो आप लोग उसका जो लीड होता है उसको आगे पीछे करने के लिए पेन में जब उसको दबाते हैं तो कभी आगे आ गया कभी पीछे हो गया। तो ये वाली बात जो है उसमें देखिएगा, आप लोग देखे होइएगा कि उसमें छोटा सा एक हेलिकल स्प्रिंग लगा रहता है। इसके अलावा देखो आप लोग इस तरह का भी स्प्रिंग आप लोग देखे होइएगा। ये बच्चों का जो खिलौना आप लोग देखे होइएगा जिसमें आप लोग चाबी दे देते हैं, एंड चाबी देने के बाद जो है पहले मैकेनिकल आता था, आजकल थोड़ा दूसरे ढंग का आ रहा है। तो वो जो है वो मैकेनिकल वाला जो खिलौना था उसमें आप चाबी देते थे। ठीक है, और वो चाबी देते थे और उसके बाद खिलौना को रख देते थे तो वो दौड़ जाता था। तो उसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा रहता है। इस स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। इसका नाम है स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, पहले मैकेनिकल वॉच आता था उसमें भी जो है इस तरह का स्प्रिंग हुआ करता था। ये जो हम लोग आप जो है जब हम लोग रोटेशनल मोशन वगैरह पढ़ेंगे और उसमें जो है इस तरह का रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह कहीं कहीं हम लोग को डेवलप कराना होता है तो उसमें हम लोग इस तरह का स्पाइरल स्प्रिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह का स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो आप लोग के सामने आ रहा है इसका नाम है लीफ स्प्रिंग। इस तरह का स्प्रिंग आप लोग गाड़ियों में देखे होइएगा, ट्रक देखे होइएगा। ट्रक का जो चेचिस होता है, ठीक है, वो उसके जो पहिया जो होता है उस पर सपोर्ट करता है थ्रू सच स्प्रिंग्स, जिसका नाम है लीफ स्प्रिंग। और ये भी आजकल बहुत कॉमन है, आप लोग टमटम में भी देखे होइएगा आजकल इस तरह का स्प्रिंग लगाए हुए रहता है। ठीक है, ये जो है गाड़ी में कंफर्ट देने के लिए ये लगा रहता है, गाड़ियों में तो लगा ही रहता है। और आप ये देखिएगा कि आप जो रेलगाड़ी का जो बोगी देखते हैं उस रेलगाड़ी के बोगी में इस तरह का हेलिकल स्प्रिंग लगा होता है। ये बहुत यूजफुल है, बहुत कॉमन चीज़ है आप लोग के। ये रेलगाड़ी का जो बोगी होता है उसमें जो है उसको जो है उसमें भी देखिएगा इस तरह का लगा रहता है। वो उसको जो है एक स्मूथ जो है उसके मोशन में माने अप डाउन अगर कहीं मोशन हो तो उसमें ये सपोर्ट करता है, लोगों को कोई झटका नहीं लगे, जर्क नहीं लगे, तो उसमें ये लगता है। मोटरसाइकिल में आप देखिए, मोटरसाइकिल का जो शॉकर है उसमें भी इस तरह का स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, आपका साइकिल का स्टैंड मारते हैं तो साइकिल के स्टैंड में देखिएगा जो स्प्रिंग लगा होता है वो आपका ये बड़ा कॉमन है। स्टूडेंट्स लोग तो साइकिल आप लोग चलाते ही हो, देख ही रहे हो, स्टैंड रोज मारते हो, तब उसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा होता है। इसका नाम है हेलिकल स्प्रिंग और ये लीफ स्प्रिंग। और ये देखो तो अब तुम लोग के दिमाग में आएगा, ठीक है, ये तो एक खास तरह की बनावट है, लेकिन वास्तव में जो है ये जो तुम्हारा स्प्रिंग होता है यहाँ या यहाँ, ये हो इसको बोलते हैं, ये जो है एक इलास्टिक बॉडी है। और इसको हम लोग खींचते हैं या दबाते हैं या कोई भी लोड लगाते हैं, इसमें भी मान लीजिए कि एक इसमें हम लोग मोमेंट वगैरह अप्लाई करते हैं। तो ये सब जो हम लोग करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट करते हैं।
और हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों जो अभी हम आपको दिखाए हैं, मैंने स्प्रिंग कही इन जनरल, ये जो है एक इलास्टिक बॉडी है। इट इज एन इलास्टिक बॉडी, लिख दिए हैं, इट इज एन इलास्टिक बॉडी। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक इलास्टिक बॉडी है। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हिंदी इसका होता है प्रत्यास्थ पिंड। अब इलास्टिक बॉडी में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा बॉडी जिस पे फोर्स लगाया जाए, तो फोर्स लगाने से उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, और जब उस डिफॉर्म करने वाले फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाए तो वो अपने पुराने शेप साइज को प्राप्त कर ले, रिगेन कर ले। तो इस चीज़ को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो आप लोग के लिए मज़ेदार एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। आप लोग कुत्ता का पूंछ देखे होइएगा, डॉग्स टेल, उसमें देखिए उसका एक खास तरह का शेप है। आप उस पर जब फोर्स लगाइएगा और लपटाया हुआ है तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो उसका जो शेप है वो एकदम सीधा हो गया, एंड फिर आप जब छोड़ दिए तो वो अपने पुरानी स्थिति में लौट आया। देखे कि नहीं आप लोग कभी कुत्ता का पूंछ खींचे हैं कि नहीं? तो कुत्ता का पूंछ खींचिएगा तो क्या होता है, वो सीधा हो जाता है। लेकिन सीधा बल लगाए तो जो आप बल लगाए उसको बोलिएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। कुत्ता के पूंछ का नेचुरल शेप तो जो है सो है, वो उसका नेचुरल है। आप जब बल लगाए तो आपने उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया, विरूपण किया, उसके रूप को बदला, डिफॉर्मेशन दिया, विरूपण प्रोड्यूस किया आपने। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगा दिया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए उसी को बोलते हैं, उसके रूप को बदलने के लिए जो फोर्स लगाए दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, विरूपण हुआ हिंदी में, और जब आप उसको छोड़ दिए तो पुरानी स्थिति में लौट गया, पूर्णतः लौट गया। बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है इलास्टिक बॉडी का। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कुत्ते का दुम जो है कितना दिन भी रहेगा, कितना दिन उसको सीधा करके रखिएगा, फिर छोड़िएगा तो पुरानी स्थिति में लौट आएगा। तो एक इलास्टिक बॉडी उसको आप कह सकते हैं। दूसरा इलास्टिक बॉडी, आप लोग का कान देखिए, कान। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कान ऐंठाया नहीं, वो बचपन से लेकर के, मान लीजिए आप लोग की उम्र 17-18 साल की उम्र तक आते आते आप लोग का कान जरूर ऐंठाया होगा। ठीक है कि नहीं? आपके अंकल जी कभी कान ऐंठे, कभी आपके पापा कान ऐंठे, जब कभी बदमाशी किए तो लोग आपके कान ऐंठ दिया। तो कान तो ऐंठा गया, उसमें विरूपण हो गया। एक आपके कान पर एक फोर्स लगा करके लोग उसमें क्या किए, उसमें डिफॉर्मेशन दिए, और जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स फिर लोग छोड़ दिया लगाना कान को, जब फिर छोड़ा तो कान सही जगह पे आ गया। ठीक है कि नहीं? एक इलास्टिक बॉडी है ये। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिए तो फिर पुराने स्थिति में लौट आया। आप लोग समझ गए इस बात को बहुत बढ़िया से। अगर आज ऐसा नहीं होता ना, अगर भगवान इसको इलास्टिक नहीं बनाए होते, ठीक है, तो क्या होता, आज किसी का कान सही जगह पे नहीं होता, किसी का ऐसे घूम जाता, किसी का ऐसे घूम जाता, किसी का पीछे हो जाता, कोई ज़्यादा ऐंठ दिया। बात समझे कि नहीं? तो ये सब सही जगह पे है इसलिए क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटाया गया ये अपने शेप को गेन कर लिया। अब आप लोग को जरूर याद रहेगा, इलास्टिक बॉडी एक ऐसा बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद अपने शेप को पूर्णतः गेन कर जाए, दैट इज एन इलास्टिक बॉडी। तो वही आपका स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में देखिए क्या करिएगा, जब स्प्रिंग में आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, आप फिर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लीजिएगा तो पुरानी स्थिति में लौट आएगा। समझ गया? तो देखिए ये तीनों स्प्रिंग हम आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अभी हम लोगों का इंटरेस्ट केवल इस तरह के स्प्रिंग में है जिसका नाम है हेलिकल स्प्रिंग। सच टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। आप देख लीजिए, ये बड़ा कॉमन टाइप ऑफ स्प्रिंग है, दिस इज हेलिकल स्प्रिंग। याद रहेगा, एक एक शब्द लिख दिए हैं। एक शब्द से आपको जैसे ही इसको देखिएगा ना, बाद में भी कभी एक शब्द से आपके दिमाग में आइडियाज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम पूरा एक शब्द लिख दिए आप लोग के लिए इलास्टिक बॉडी, यहाँ पर लिखे, एक शब्द लिखे यहाँ पे आप लोग के लिए ये इलास्टिक बॉडी लिख दिए। मान लीजिए स्प्रिंग क्या है, तो एक इलास्टिक बॉडी है, दिस वे इट इज एन इलास्टिक बॉडी। ये जो स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग हो या कोई स्प्रिंग हो, ये जरूरी नहीं है कि ये आप यहीं पर केवल दिखाएं, कहीं भी ये जो पूरा जो स्प्रिंग ही है जो है ना, ये पूरा आपका जो स्प्रिंग दिख रहा है, कंप्लीट आपका स्प्रिंग जो है दैट इज एन इलास्टिक बॉडी। ये जो है ये पूरा आपका जो है ये स्प्रिंग ही आपका पूरा
ये आपका जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग आपका इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। पूरा आपका स्प्रिंग जो है ये एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक शब्द सुन करके अब आपके दिमाग में जो है डिफिनीशन क्रिएट होना चाहिए, समझ गया कि नहीं। इस जो है आप कैसे करते हैं, आज कंप्यूटर के ज़माने के आप लोग बच्चा हैं, तो कंप्यूटर के ज़माने का बच्चा क्या करता है, कट से बूझ जाता है, ठीक है कि नहीं, पेस्ट है कि नहीं, एक शब्द लिखता है कट, कॉपी, पेस्ट, ये कॉमन है कि नहीं। उस तरह से आप लोग शब्द से बात को समझिए, पूरा सेंटेंस लिखवाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या बोले, चलिए आपने इसको देख लिया, हेलिकल स्प्रिंग, ऊपर स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करने चल रहे हैं, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग क्या है, योर स्प्रिंग इज एन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक सुनते ही आपको दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, समझ गया कि नहीं। तो अब आप लोग के लिए हम आते हैं, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, हम लोग देखते हैं। ये देखिए अब हम लोग का मेन फोकस है ये जो है हेलिकल स्प्रिंग पे, ठीक है। अब जो ये हेलिकल स्प्रिंग जो है इसको हम लोग दो ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको जो है तनाव में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तान देते हैं, तान करके इस्तेमाल करते हैं, तनाव में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग दबाव में भी इस्तेमाल करते हैं। तो तनाव में जब इस्तेमाल करना होगा तो हम लोग इसमें हुक का व्यवस्था कर देते हैं। देखिए ये जो स्प्रिंग था ये यहाँ तक बुझिए, यहाँ से ले करके आप अगर इसको गौर से देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके यहाँ तक बुझिए स्प्रिंग है, और जो एक्स्ट्रा इसमें जो बनाया हुआ है दैट इज योर हुक। हम मान के चलेंगे कि हुक के लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, जो हम फोर्स लगाएंगे, जिस रेंज का फोर्स लगाएंगे उस रेंज के फोर्स से हुक के लेंथ में वृद्धि नहीं होगा। हाँ, जो वृद्धि होना होगा ये स्पाइरल जो स्प्रिंग जहाँ से है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो है ये जो लेंथ है, इस लेंथ में वृद्धि होगा जब फोर्स लगाएंगे तब। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दो छोर हो गए। अभी देखिए, अभी आप देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो है ये जो एल है, जो लेंथ है इसका स्प्रिंग का, जो ये लेंथ दिख रहा है, इसको हम कैपिटल एल से लिख दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इसका नेचुरल लेंथ। क्या बोलेंगे, नेचुरल लेंथ है ये, न इसमें तनाव है अभी और न इसमें दबाव है। ये क्या है, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है जिसको हम एल से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। वो सब बात है, हेलिकल स्प्रिंग है, इलास्टिक बॉडी है, ये सब बात आप समझ रहे हैं। हमारा मेन फोकस है इस हेलिकल स्प्रिंग पे। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, दिस लेंथ इज योर इट्स नेचुरल लेंथ, स्वाभाविक लंबाई है, ठीक है। न इसमें तनाव है न इसमें दबाव है, ये एक नेचुरल लेंथ में है। और नेचुरल लेंथ मान लीजिए हम कैपिटल एल लिख ले रहे हैं, मान रहे हैं, लेट अस सपोज दैट इट्स नेचुरल लेंथ इज कैपिटल एल। फर्दर एक बात देखिए, हम लोग क्या मानते हैं कि मास ऑफ द स्प्रिंग इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। हम लोग स्प्रिंग का जो मास है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। देखिए स्प्रिंग का जहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ ज़्यादा मास वाले बॉडी रहेंगे। तो जब ज़्यादा मास वाले के बीच में ये स्प्रिंग अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा एजम्पशन रहेगा कि इसका जो मास है दैट मास इज वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल मास ऑफ द स्प्रिंग इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, लिख दिए हैं, मास इज 0। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसमें एक स्प्रिंग को आप ले लिए, अब ध्यान से सुनिए। स्प्रिंग के एक छोर पर जब आप बॉल लगाइएगा, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ करके स्प्रिंग के एक छोर पर जब बॉल लगाइएगा तो ये पूरा का पूरा स्प्रिंग ही सरक जाएगा। जैसे इस पेन को हम ऐसे पकड़े, मान लीजिए ऐसे पकड़े, पेन को ही देखिए आप लोग, इसको हम ऐसे पकड़े, इस छोर को पकड़े, हम इसको इधर की ओर खींचे, तो अगर इसको हम खींच रहे हैं ऐसे तो इसके लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, ये पूरा पेन ही सरक जा रहा है। तो उसी तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक छोर को पकड़िए और एक छोर को पकड़ करके आप आगे की तरफ खींचिए, तो एक छोर को पकड़ के खींचिएगा तो पूरा स्प्रिंग ही घसक जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, उसमें तनाने लगेगा क्या, या स्प्रिंग का जो टर्न है, जो फेरा है, वो फैलेगा, बोलिए नहीं फैलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे अगर हम लोग फोर्स लगा देते हैं, जब एक छोर को पकड़ करके हम लोग अगर खींचेंगे तो उसके लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो स्प्रिंग आपके सामने जो दिख रहा है, ऐसे बुझिए, इसको थोड़ा हम आप लोग के लिए बना दे रहे हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। ये जो हमारा जो स्प्रिंग जो दिख रहा है, ऐसे देखिए, यहाँ पर जो फिगर बनाए हुए हैं इसको गौर से देखिए। ये जो हमारा जो ये यहाँ जो स्प्रिंग है, इस पर अभी तो नेचुरल लेंथ में है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है। अगर आपको इसके लेंथ में वृद्धि कराना है
तो आपको दोनों एंड पे, ये जो हुक है बुझिए, इस एंड पर भी एक फोर्स इधर की ओर खींचिए, और ये जो दूसरा एंड है इसको आप इधर की ओर खींचिए। इसको आप लोग देखिए, आप इस एंड को खींच रहे हैं, ये जो ऐसे है आप इसको एक इधर की ओर खींचिए, आप इसको एक इधर की ओर खींचिए। समझ गया कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों एंड पे फोर्स लगाइएगा, ऐसे दोनों एंड पे। तो स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स लगाइएगा, तब जाकर के इसके लंबाई में वृद्धि होगा। एक एंड पे फोर्स लगाइएगा तो पूरा का पूरा स्प्रिंग ही सरक जाएगा। ठीक है। और एक बात और देखिएगा, अभी हो सकता है आपको थोड़ा और निजी लगे मानने में, लेकिन आप देखिएगा कि ये मास जब आपका इसका जब नेग्लिजिबल मानिएगा तो इसके दोनों ही छोर पे बराबर फोर्स डेवलप करेगा। जब इसके लंबाई में वृद्धि हो रहा होगा, मान लीजिए स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हुआ, नहीं हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, पूरा स्प्रिंग ही सरक जाए तब कोई बात नहीं है। एक ही छोर पर बल लगाइएगा, पूरा का पूरा स्प्रिंग सरक जाएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग के लेंथ में एक वृद्धि हो रही है, तो जिस समय स्प्रिंग के लेंथ में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से दोनों छोर पर बल लगा होगा तभी वृद्धि होगी। और दोनों छोर पर जब बल लगाइएगा तो दोनों छोर का जो बल होगा वो जरूर बराबर होगा। इसलिए क्योंकि देखिएगा आप लोग, इसका मास नेग्लिजिबल है। जब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिएगा, एक छोर पर एफ मानिए, दूसरे छोर पर एफ डैश मानिए, और जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिएगा किसी डायरेक्शन में, एफ माइनस एफ डैश बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन लिखिएगा, मास 0 हो जाएगा। तो एफ माइनस एफ डैश, एक छोर पर एफ है दूसरे छोर पर एफ डैश, तो एफ माइनस एफ डैश बराबर 0 हो जाएगा। और सोल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा एफ बराबर एफ डैश, यानी दोनों छोर पर बल का जो मैग्नीट्यूड होगा जब होगा तो बराबर होगा। इसलिए क्योंकि आप इसके मास को नेग्लिजिबल माने हुए हैं। तो ठीक है, इसके मास को नेग्लिजिबल माने हैं, दोनों छोर पे बल लगेगा एफ एंड एफ। ठीक है। अब जब देखिए आप लोग इंटरेस्टिंग बात देखिए, मान लीजिए आप एफ बल लगाए, इसमें आप इधर एफ बल लगाए एंड इधर एफ बल लगाए, दोनों छोर पे बल बराबर बराबर लगा दिए। तब बताइए, जब बल लगा दीजिएगा तो क्या ये स्प्रिंग इस तरह से रहेगा कि खींचा जाएगा? ये स्प्रिंग है, इस तरह का स्प्रिंग है, जब दोनों छोर पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा? खींचा जाएगा ना, ये खींचाएगा। तो इसका लंबाई नेचुरल लेंथ तो अब नहीं रहेगा। नेचुरल लेंथ तो उस समय था जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाए थे, लेकिन जब आप इस तरह से खींचिएगा तो स्वाभाविक है कि इसके लेंथ में एक वृद्धि हो जाएगी। तो जब इसके लेंथ में वृद्धि हो गई, ऐसे जब इसके लेंथ में वृद्धि हो जाएगी, तो मान लीजिए कि पहले इसका लेंथ नेचुरल लेंथ था एल, और दोनों ओर एफ एंड एफ फोर्स लगाए तो कुछ तो वृद्धि होगी। तो जो वृद्धि हुई है उसको बोल रहे हैं दैट इज डेल्टा। उस डेल्टा को लिख रहा है, इसको बोलेंगे इलोंगेशन। जो लंबाई था एल नेचुरल लेंथ, और जब फोर्स लगाए तो जो लंबाई में वृद्धि हुई उसको क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। यानी लंबाई में वृद्धि, कितना से इलोंगेट कर गया, कितना से लंबाई बढ़ गई। अच्छा, जब लंबाई बढ़ता है तो देखिए इस स्प्रिंग में जितना फेरा है, जितना टर्न है, हर एक टर्न बढ़ेगा, हर एक टर्न बढ़ेगा। ये आदमी की लंबाई में वृद्धि होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला भाग नहीं बढ़ा, खाली गर्दन बढ़ रहा है, या केवल ऊपर वाला बढ़े या खाली गर्दन बढ़े। हम लोग की लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो होल बॉडी में थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट में वृद्धि होते 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 सब वृद्धि जुट करके ओवरऑल एक वृद्धि हो गई। तो इस तरह से इसका जितना फेरा है, हर एक फेरा मान लीजिए कि कुछ से डेल्टा डैश से, मान लीजिए डेल्टा डैश से हर एक फेरा तना गया, डेल्टा डैश से लंबाई में वृद्धि हो गई। तो अगर इसमें एन फेरा होगा तो डेल्टा डैश इंटू एन, सब मिल करके डेल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, हम जोर डालना चाहते हैं कि लंबाई में अगर इसके वृद्धि होती है तो हर एक टर्न के लंबाई में वृद्धि होगी। आप मान लीजिए कि टोटल लंबाई ये एल था, तो इसके बल लगाने के बाद लंबाई में वृद्धि डेल्टा हुई। तो अगर इसको बराबर दो टुकड़ा में सोचा जाए, बराबर बराबर लंबाई को सोचा जाए, तो आधा टुकड़ा में लंबाई में वृद्धि डेल्टा बाई 2 हुआ होगा, अब बाकी जो आधा टुकड़ा है उसके लंबाई में वृद्धि डेल्टा बाई 2 हुआ होगा, और दोनों डेल्टा बाई 2 मिलकर के नेट लंबाई में वृद्धि डेल्टा हुआ होगा। आई होप आप लोग बात समझ रहे हैं, हर एक फेरम के लंबाई में वृद्धि होगी। तो ये जो है वो ऐसे, अभी आप लोग इसी पर फोकस करिए कि इधर फोर्स एफ लगाए, इधर फोर्स एफ लगाए, दोनों छोर पे जब फोर्स एफ लगाए तो इसके लंबाई में वृद्धि डेल्टा से हो गई। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एफ एंड एफ फोर्स लगाए तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा हुई, एक केस हो गया। दूसरी बात मान लीजिए इधर हम 2F फोर्स को बढ़ाए, अब ये तो समझ रहे हैं ना कि कुछ बल लगाए इधर एंड इधर, एफ एंड एफ बल लगाए तो लंबाई में वृद्धि हुई होगी, स्प्रिंग तनाया होगा। और जब फोर्स और बढ़ाएंगे तो लंबाई में वृद्धि और होगी। ये बात मानने के लिए तैयार है कि नहीं? मान लीजिए एफ लंबाई
तो आप क्या देखिएगा कि दोनों ओर एफ एंड एफ बल लगा करके खींचे तो लंबाई में वृद्धि अगर डेल्टा हुई है तो दोनों ओर का बल को डबल कर दिए, इधर 2F कर दीजिए, इधर भी 2F कर दीजिए, क्योंकि दोनों छोर पर तो बल जब होगा तो बराबर ही होगा। मान लीजिए इधर 10 न्यूटन या 10 न्यूटन थे शुरू में, दोनों छोर पर जब होगा तो बराबर होगा। एंड अपोजिट भी है, देख रहे हैं दोनों छोर को हम लोग खींच रहे हैं। स्प्रिंग के लिए दोनों बाहरी बल हैं, स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं तो दोनों स्प्रिंग के छोर पर जो बल लगा रहे हैं हम लोग वो क्या हुआ, एक तरफ बाहरी बल है, तो इधर की ओर 10 न्यूटन, इधर की ओर 10 न्यूटन, लंबाई में वृद्धि डेल्टा। अब इसको हम बढ़ाए, इधर लगा दिए, मान लीजिए बढ़ा करके 20 न्यूटन किए। स्वाभाविक है जब इधर 20 न्यूटन हुआ होगा तो इधर भी 20 न्यूटन ही होगा। स्प्रिंग के दोनों छोर पर जब भी बल डेवलप करेगा तो बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इधर अगर 2F है तो जरूर दूसरे छोर पर भी बल 2F होगा, इसलिए क्योंकि मास नेग्लिजिबल है। तो ये 2F यानी 10-10 बल लगाए थे तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा, आज जब 20-20 लगा दिए तो 2 डेल्टा। तो वहीं बोल रहे हैं इधर जब 2F लगाइएगा और इधर जब 2F लगाइएगा तो इसमें अगर लंबाई की वृद्धि डेल्टा हुई है तो इसमें लंबाई की वृद्धि 2 डेल्टा हो जाएगी। इसी तरह से बढ़ा दीजिएगा, इधर बढ़ा करके 3F करिए, इधर भी 3F करिए, दोनों ओर 3F माने बल को 3 गुना कर दीजिए। तो जब F था तो डेल्टा था, जब 2F हुआ दोनों छोर पे 2F तब 2 डेल्टा, और जब दोनों छोर पे 3F होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 डेल्टा हो जाएगा। तो इसमें आपको ले चल रहे हैं फिर अगले पेज में देखिए, ये जो है यहाँ पर स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के दोनों छोर पर 3F एंड 3F फोर्स लगाए। तो आप क्या देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली कह सकते हैं आप, देखिएगा जब दोनों ओर बल का मैग्नीट्यूड 3 एंड 3F कर दीजिएगा तो पहला जो F एंड F था उसके रेस्पेक्ट में 3 गुना बल हो गया कहिए एक छोर पे। तो जब बल 3 गुना हुआ तो लंबाई में वृद्धि जो है 3 गुना हो गया। ठीक है, ये होना है इलास्टिक लिमिट के अंदर। अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, वैसे तो प्रोपोर्शनल लिमिट कहिए, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग के लिए जिस रेंज में हम बात कर रहे हैं माने इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के करीब ही है। हुक्स लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है। ये स्प्रिंग हम लोग बोलेंगे कि हुक्स लॉ को पालन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर डिफॉर्मेशन जो होता है वो जो उसमें स्ट्रेस जो पैदा होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेन पैदा होता है। ये सब चीज़ आप लोग देखिएगा जब आप कोई इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो तत्काल ये देखिए हम लोग उसी रेंज में इसको डिफॉर्म ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इधर की ओर 3F एंड 3F फोर्स लगाइएगा तो इसके लंबाई में वृद्धि हो जाएगा 3 डेल्टा। तो F एंड F पे डेल्टा, 2F एंड 2F पे 2 डेल्टा, 3F एंड 3F पे 3 डेल्टा। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोर्स का और फोर्स लगाने से जो इलोंगेशन पैदा हुआ उसका हम लोग रेशियो ले रहे हैं। फोर्स एंड फोर्स लगाने से जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ उसका रेशियो से हम लोग को टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं। तब फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो देखिए क्या होगा। जब F था दोनों छोर पे, प्रत्येक छोर पे फोर्स का मैग्नीट्यूड जब F था तो इलोंगेशन डेल्टा था। जब फोर्स 2F हुआ तो 2 डेल्टा हुआ, जब 3F हुआ तो 3 डेल्टा हुआ। अब आप बताइए तो ये रेशियो फिक्स्ड है कि नहीं, रेशियो फिक्स्ड है कि नहीं है, बोलिए। ये रेशियो आपका फिक्स्ड है। तो ये फोर्स और इलोंगेशन का जो रेशियो होता है एक दिए हुए स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है। ये जो है इस दिए हुए स्प्रिंग का एज ए होल पूरे स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी है। ये फोर्स और इलोंगेशन का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज कांस्टेंट और उसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो है ये फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो है, फोर्स बाई डेल्टा 2F बाई 2 डेल्टा 3F बाई 3 डेल्टा, ये बराबर कितना हो गया के, उसी को के कहते हैं। और इस के को हम लोग बोलते हैं वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक। अगर इसके हिंदी की बात करिएगा इसमें हम लिख देंगे, इसको बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलेंगे हिंदी में स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग नियतांक बोलेंगे इसको हिंदी में। ये भी शब्द लिख लीजिए, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देखेगा तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग जाएगा। एक शब्द है भाई, हिंदुस्तान है कि नहीं, लोग हिंदी में कंफर्ट फील करते हैं। तो ये जो है वेयर के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, माने स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में बोलेंगे स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक बोलेंगे फोर्स और इलोंगेशन के रेशियो को।
समझ गया कि नहीं। और एक बात और समझ जाइए आप लोग, अगर आप इसको कंप्रेस करते तो कंप्रेस करना होता तो क्या करते, दोनों छोर से बल लगाते, अंदर की तरफ स्प्रिंग की तरफ बल लगाते, खींचने के लिए दोनों छोर पर एफ एंड एफ बल बाहर की ओर लगाए हैं, तो दबाने के लिए दोनों छोर पे एफ एंड एफ बल लगाइएगा। तो उस समय क्या होगा, वो जो पहले वाला बल को बुझिए टेंसाइल बल था, तानने वाला बल था, ये वाला क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव बल हो जाएगा। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाइएगा, खींचने वाला बल लगाइएगा, उस समय इसके लंबाई में वृद्धि हुआ। और जब दबाने वाला बल लगाइएगा तो उस बल को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव बल जब लगाइएगा तो इसमें एक क्या होगा, इसके लंबाई में कमी होगा, इसका लेंथ शॉर्ट करेगा, तो एक कंप्रेशन उसमें निकालिएगा, कितना से कम, कितना लेंथ से कंप्रेस्ड हो गया, इसमें कितना से इलोंगेट हो गया, तो इसमें कितना से कंप्रेस्ड हो गया। तो उसमें अगर फिर रेशियो देखिएगा, तो मान लीजिए डेल्टा से कंप्रेस करने के लिए अगर एफ एंड एफ फोर्स लगाए थे, तो 2 डेल्टा से कंप्रेस करने के लिए दोनों ओर फोर्स को 2F एंड 2F लगाना होगा सेम स्प्रिंग को। अगर उसको 3 डेल्टा से कंप्रेस करना है तो दोनों ओर से 3F एंड 3F फोर्स करना पड़ेगा। तो फोर्स को जब 3 गुना कर दीजिएगा दोनों छोर पे कंप्रेसिव फोर्स को, तो उसमें कंप्रेशन 3 गुना हो जाएगा। एफ एंड एफ पे डेल्टा, 2F एंड 2F फोर्स लगाइएगा तो कंप्रेशन और दब जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा, एंड 3 एंड 3F लगाइएगा तो उसका कंप्रेशन 3 डेल्टा हो जाएगा। तो उस केस में भी वो जो कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, इस फोर्स के जहाँ पे टेंसाइल फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, तो इलोंगेशन न होकर उसमें कंप्रेशन हो जाएगा, तो उतना का कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन एफ एंड डेल्टा, फोर्स एफ लगाए कंप्रेसिव तो कंप्रेशन हो गया डेल्टा, और 2F लगाइएगा तो कंप्रेशन 2 डेल्टा, 3F लगाइएगा तो 3 डेल्टा। और जो रेशियो रहेगा, टेंसाइल जब फोर्स लगा रहे थे तब जो रेशियो जो के का मान आ रहा था, कंप्रेशन के समय भी एफ और कंप्रेसिव फोर्स एंड जो एक कंप्रेशन इसका है, ये रेशियो जो है आपका सेम रहेगा, सेम कॉन्स्टेंट। मैंने टेंसाइल सिचुएशन में भी जो के रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा, कंप्रेशन के समय भी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही रहेगा। समझ गए कि नहीं। आप उसको एफ एंड एफ बल लगा करके उसके लंबाई में वृद्धि कराइए, जहाँ एफ एंड एफ बल लगाकर उसको लंबाई में कंप्रेशन प्रोड्यूस करिए, उसको घटाइए। तो अगर इलोंगेशन डेल्टा था एफ एंड एफ पे, तो कंप्रेसिव फोर्स बदल लीजिएगा, फोर्स के डायरेक्शन को बदल दीजिएगा, दोनों छोर पे अंदर की तरफ स्प्रिंग की तरफ बल लगाइएगा, तो उसमें कंप्रेशन होगा, और फोर्स जो लगाए और जो उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, जो डेल्टा का है, उसके लंबाई में जो कमी होगी, जो कंट्रैक्शन हो जाएगा एक तरीका का, तो वो फोर्स और वो जो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो जो आएगा वो भी आपका सेम आएगा, वो के होगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, टेंसाइल फोर्स लगाइए चाहे कंप्रेसिव फोर्स लगाइए, यू विल हैव द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्प्रिंग। ठीक है कि नहीं। आप लोग देखिएगा, स्प्रिंग को आधा काट देने से स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा। देखिए अब ये बात आपको समझाए हैं कि पूरा लेंथ में एफ एंड एफ बल लगाइएगा तो लंबाई में एफ एंड एफ दोनों छोर पर लगाइएगा तो लंबाई में वृद्धि अगर डेल्टा होता है तो आधा काट दीजिए, मतलब 2 बराबर टुकड़ा में काट दीजिए। एक छोर पे अगर एफ एंड एफ बल लगाइएगा, एक टुकड़ा में, आधा टुकड़ा पे दोनों छोर पे एफ एंड एफ बल लगाइएगा, तो आप क्या देखिएगा कि उसके लंबाई में वृद्धि, टोटल के लंबाई में वृद्धि अगर डेल्टा हुआ था तो आधा टुकड़ा के लंबाई में वृद्धि डेल्टा बाई 2 होगा। आप याद रखिएगा, पूरा शरीर के लंबाई में वृद्धि अगर 1 सेंटीमीटर हुआ है तो आधा में तो आधा सेंटीमीटर, एंड ऊपर वाले में भी आधा सेंटीमीटर वृद्धि हुआ होगा। तो आप ऐसे समझिए कि पूरा स्प्रिंग में एफ एंड एफ फोर्स लगाए तो अगर डेल्टा वृद्धि हुआ तो आधा टुकड़ा काट करके उसमें आधा टुकड़ा पर एफ एंड एफ बल लगाइएगा तो लंबाई में वृद्धि टोटल में जितना हुआ था उसका आधा होगा। तब जब फोर्स वहीं रहा और जब आपका डेल्टा आधा हो जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। जब ये डेल्टा बाई 2 हो जाएगा नीचे में तो टी उलट के ऊपर चला जाएगा 2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूरा स्प्रिंग का अगर एफ है तो आधा टुकड़ा का एफ बाई 2 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह की बात हो जाएगी। तो आप समझ गए, तो फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो के है, इसका नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इसमें लिख दिए हैं कि ये के क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उस दिए हुए स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी है। एस आई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है तो फोर्स बटा इलोंगेशन है, तो फोर्स को नापिएगा न्यूटन में और इस डेल्टा को नापिएगा मान लीजिए मीटर में एस आई में, तो इसका एस आई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो मेरा ख्याल आप लोग समझ गए, पूरी कहानी को समझ गए। अब इसका नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए
हम क्या किए हैं कि अब ये देखिए, इसमें हम एक ग्राफ खींच दिए हैं। आप ये देखिए गौर से कि इधर है आपका ये फोर्स और इधर है आपका इलोंगेशन। तो एफ बाई डेल्टा रेशियो तो के है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए, तो एफ बराबर लिख सकते हैं के डेल्टा। एफ बाई डेल्टा अगर के है तो एफ बराबर लिखिएगा के डेल्टा, तो ये एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा के। भाई के कांस्टेंट है, एफ बराबर के इंटू डेल्टा है, के जिसमें कांस्टेंट है, तो जब डेल्टा डबल तो फोर्स डबल, जब डेल्टा डबल तो फोर्स डबल, और जब ये ट्रिपल तो फोर्स ट्रिपल। तो ये फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन है। और ये देखिए यहाँ जो आप लिखे हैं एफ बराबर के डेल्टा, तो एफ और एक और एफ को रख करके और दूसरे ओर अगर इलोंगेशन को रख करके आप ग्राफ खींचिएगा तो निश्चित रूप से ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ आपका देखिए आपका एफ बराबर के डेल्टा, इस इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं ऐसे, एक क्वेश्चन देखिए एफ बराबर के डेल्टा है, इस इक्वेशन को देखिए, दिस एफ इक्वल टू के डेल्टा। तो इसमें क्या हो रहा है आपको देखिए, तो ये के अगर कांस्टेंट है तो ये जो एफ है, दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। और इस पूरे इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन इस तरह का है कि नहीं, इस पूरे इक्वेशन को देखिए एफ बराबर के डेल्टा, यहाँ से आप इसको कॉमन कर लीजिए। आप यहाँ से देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको आप लोग यहाँ गौर से देखिए, तो एफ बराबर के डेल्टा, तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स की तरह है कि नहीं। एफ के यहाँ पे वाई है और डेल्टा के यहाँ पे एक्स है और इस के यहाँ पे एम है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ये जानते हैं ना आप लोग, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब ओरिजिन से ये वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, तो ये एक लीनियर ग्राफ है जो ओरिजिन से गुजरता है। तो उसी ढंग से अगर एफ बराबर एक के डेल्टा है, एफ इक्वल टू अगर के डेल्टा है, तो एफ प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिख दिए हैं एफ प्रोपोर्शनल है डेल्टा के, बोलो ना, एफ प्रोपोर्शनल है डेल्टा के। और एफ और डेल्टा के बीच का ग्राफ, एक और इधर फोर्स को रखे हैं, दूसरे और इधर इलोंगेशन को रखे हैं, तो फोर्स एंड इलोंगेशन के बीच का जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें लोकेट कर दिए हैं पॉइंट को। आप ये देखिए इस ग्राफ पर एक बिंदु ऐसे है, तो ये बिंदु ऐसे है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या था, इलोंगेशन डेल्टा था, अब फोर्स कितना था एफ। जब इलोंगेशन आपका 2 डेल्टा हुआ, इस बिंदु पर पहुँचे, तो इलोंगेशन जब 2 डेल्टा हुआ तो उसके संगत फोर्स कितना था, 2F था। जब इलोंगेशन इस बिंदु पर पहुँचेगा, यहाँ देखिए इस बिंदु पर पहुँचे, तो जब इलोंगेशन आपका 3 डेल्टा था तो उसके संगत फोर्स कितना था, 3F था ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है, ऐसे जो कोण बन रहा है, इस कोण को देखिए, ये आपका जो ग्राफ है इधर इलोंगेशन वाला अक्ष के साथ डेल्टा कोण बना रहा है। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप वगैरह तो बहुत बढ़िया से निकालना जानते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा, तो tan थीटा होगा। इसका जो स्लोप लिखिएगा, ये स्लोप ऑफ द कर्व, यहाँ आप अगर लिखिएगा तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगर लिखिएगा, ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखिएगा, हटाइए इसको, ये जो स्लोप लिखे हैं इसका स्लोप, सीधे एक शब्द लिख देते हैं स्लोप, लिख देते हैं स्लोप। इसका जो स्लोप आपको जो मिला, इस लाइन का जो स्लोप मिला, यह इस लाइन का स्लोप है, जो कि कितना है, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा कितना हो जाएगा, फोर्स कितना था, मान लीजिए यहाँ ये एफ है, इस फिगर में आपका एफ है और ये आपका ये डेल्टा है, तो ये tan थीटा ये एफ बाई डेल्टा हो गया, चाहे 2F बाई 2 डेल्टा हो गया, चाहे 3F बाई 3 डेल्टा हो गया। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये ढंग से आपका ये जो इसका जो स्लोप होगा, ये आपका जो स्लोप होगा, यहाँ समझ गए, तो ये tan थीटा होगा। और वो स्लोप किसके बराबर होगा, इस के बराबर होगा। और के क्या के किसके बराबर, व्हाट इज दिस के इक्वल टू, ये किसके बराबर है के, तो यही के तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा tan थीटा, जो कि एफ बाई डेल्टा है, जो कि के है, ये आपका स्प्रिंग, इसी का नाम ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग।
ठीक है। तो अगर फोर्स एंड इलोंगेशन के बीच का ग्राफ दे, उस ग्राफ का आप स्लोप निकाल दीजिएगा तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया गया हो एंड फोर्स एंड इलोंगेशन के बीच का ग्राफ दिया गया हो, तो तुरंत आप इसका स्लोप निकाल दीजिएगा tan थीटा। तो tan थीटा तो f/डेल्टा हो जाएगा, ऊपर f है इधर डेल्टा है, तो tan थीटा आपका f/डेल्टा है तो क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इस ग्राफ से उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो आई होप ये बात समझ गए। और ये फिगर आपको हम आप लोग के लिए बनाए हुए हैं कंप्रेशन को शो करने के लिए, ठीक है कि नहीं। ये आपको देख लीजिए कंप्रेशन, अगर मान लीजिए एफ एंड एफ लगाए थे तो टेंशन हुआ था, आज दोनों ओर से एफ एंड एफ लगा दिए तो इसमें कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। तब फोर्स एफ एंड एफ लगाए तो फोर्स और जो कंप्रेशन, अब डेल्टा को भी कंप्रेशन कहें, कंप्रेशन को भी डेल्टा से डिनोट करें, तो फोर्स और कंप्रेशन का जो रेशियो है दैट इज योर के एंड दैट इज अगेन योर स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले बोल चुके हैं इस बात को, यहाँ बनाया हुआ है, इधर से एफ एंड इधर से एफ, दोनों ओर से एफ एंड एफ लगाइएगा ना तो फोर्स और उसके हिसाब से एक कंप्रेशन। तो फोर्स और कंप्रेशन का जो रेशियो है, एफ एंड डेल्टा का जो रेशियो है, अगेन जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है उसके बराबर आएगा। फोर्स को इधर से 2F एंड 2F, दोनों से 2F एंड 2F लगा करिएगा, तो जब ये 2F हो जाएगा, तो जब 2F हो जाएगा तो कंप्रेशन 2 डेल्टा हो जाएगा, रेशियो फिर सेम आएगा। जब 3F एंड 3F लगाइएगा तो कंप्रेशन 3 डेल्टा हो जाएगा। हर हाल में आपका फोर्स एंड कंप्रेशन का रेशियो भी के रहेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए, सब समझ गए ना आप लोग? बहुत बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। इसका PDF भी हम आप लोग के लिए डाल देंगे, आप लोग उसको PDF भी यूज कर सकते हैं, इसमें सारा नोट्स की तरह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए हम एक प्रॉब्लम आप लोग को समझाए हैं इस फिगर में। इस फिगर से आप लोग उस प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि ये क्या है। तो इसमें क्या किए हैं, देखिए इस प्रॉब्लम का आप लोग देखो तो ये जो है नीचे में हम क्या किए हैं कि एक ये देखिए ये स्प्रिंग है, गौर से देखिए इसमें क्या है, एक ब्लॉक है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है व्हाट इज दिस, दिस इज ये ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं एक ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक हो गया ये, जिसका मास m है, और यहाँ पर यह स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो ये जो है क्या किए हैं, इस स्प्रिंग का एक छोर यहाँ पे बंधा हुआ है, ये जो है इसका एक छोर यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरा छोर यहाँ एक रिजिड सपोर्ट है। ये क्या है आपका, एक रिजिड सपोर्ट है जो हिलेगा डुलेगा नहीं। इसमें एक छोर को बांध दिया है और दूसरा छोर जो है इस ब्लॉक में बांध दिया है, ठीक है। अभी ये नेचुरल लेंथ में है, तो जब नेचुरल लेंथ में होगा तो न इसमें कोई खिंचाव है न इसमें कोई दबाव है। बस समझे कि नहीं, ना इसमें खिंचाव है न इसमें दबाव है। तो इस ढंग से ये आपका नेचुरल लेंथ में पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि इसको हम डेल्टा से खींचते हैं। ये जो है यहाँ देखिए इसके सामने सामने बनाए हैं, इस फिगर को आप लोग गौर करके देखें, इसको हम सामने सामने बनाए हैं ताकि आप लोग देख सके बढ़िया से। आप यहाँ देखो, इसको ऐसे समझो, ये हमारा जो ये बना हुआ है, ये जो हमारा जो स्प्रिंग आप जो देख रहे हो, इसका एक छोर तो यहाँ पे है, दूसरा छोर इसमें है। मान लीजिए ब्लॉक को इधर डेल्टा से डिस्प्लेस किया गया है, दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई डेल्टा, इसको डेल्टा से डिस्प्लेस कर दिए। तो जब ब्लॉक अपने जगह से डेल्टा से जब आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग तनाएगा, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, तन जाएगा। तो ये स्प्रिंग आपका तना गया यहाँ से डेल्टा से, जब इसको खींचे तो स्प्रिंग डेल्टा से तना गया। मान लीजिए डेल्टा से तना गया, तो ये इसमें क्या हुआ होगा, नीचे वाला सतह हम बना दे रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ सरफेस है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ सरफेस है, और ये छोर तो बना हुआ है। तो देखिए जब ये ऐसे तनाएगा, यहाँ इसको समझिए, इसका ये स्प्रिंग की बात बता रहे हैं। स्प्रिंग पर जब तक फोर्स नहीं लगा होगा तब तक तो तनाया नहीं होगा। तो स्प्रिंग का पहले स्प्रिंग का बुझिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इधर स्प्रिंग बना दिए, स्प्रिंग के इस छोर पे हम फोर्स F दिखाए, इस छोर पे स्प्रिंग फोर्स F, ये देखिए यहाँ ये रिजिड सपोर्ट है, ये जो बुझिए जो सपोर्ट है, जब एक छोर पर खींचेगा तो वो सपोर्ट ही उसके स्प्रिंग के दूसरे छोर को खींच रहा होगा। अरे भाई खूंटा है, खूंटा में बांध दोगे, रिजिड सपोर्ट है, तो जब स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो एक छोर को तो तुम खींच रहे हो, माने तुम बुझो कि ब्लॉक के जगह पे हो, ब्लॉक स्प्रिंग को खींच रहा होगा बाहर की ओर एक छोर पे, और दूसरे छोर पे स्प्रिंग को ये सपोर्ट खींच रहा होगा। तो इस स्प्रिंग के दोनों छोर पे इधर एक फोर्स F लगा होगा, तो यहाँ भी एक फोर्स F लग गया होगा। अभी अभी आप लोग सीखे हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट
के है तो क्या होगा, इधर भी एफ एंड इधर भी एफ, तो एफ और डेल्टा बराबर के है, ये जान रहे हैं ना आप लोग, ये तो आप लोग जान रहे हैं कि फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो आपका के है, बोलो ना, यहाँ है, तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ गए। और देखिए उसके बाद हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक दिख रहा है ना, ये आपका ब्लॉक है। तो ब्लॉक पर क्या क्या लगा, तो देखिए यहाँ पर अगर रखे हुए हो तो ये इस जगह पे आप लोग देखो तो एक इस ब्लॉक पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक नीचे की ओर ऐसे mg फोर्स लग रहा होगा, बोलो ऐसे, एक ऐसे फोर्स लग रहा है। दूसरा क्या लग रहा होगा कि नीचे से ये आपका सपोर्ट वाला एक फोर्स लग रहा होगा, बोलो नहीं लग रहा होगा, ऐसे नॉर्मल। और देखिए क्या होगा, स्प्रिंग अगर बाहर की ओर खिंचाया है, स्प्रिंग को अगर ब्लॉक खींचेगा अपने तरफ तो ब्लॉक को ये स्प्रिंग खींचेगा अपने तरफ, यहाँ पे खींच रहा होगा ऐसे, एक फोर्स लगा करके हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के ऐसे खींच रहा होगा। तो इस तरह से आप क्या देखें, ये हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए तो ये आपका जो है ये ब्लॉक पर 3 फोर्स लग रहा है कि नहीं, एक न्यूमेरिकल है हल्का सा, ये आप ऐसे है ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे को mg यहाँ दिखा दिए हैं, तो यही आपका जो है ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स आपका बुझिए n हो गया, ये कौन सा हो गया, नीचे की ओर ये ब्लॉक का वेट mg हो गया, बोलिए यहाँ हो गया, इसको हटा देते हैं वहीं पर, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, mg हो गया। और इधर की ओर जो फोर्स F लग रहा है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स को अगर F कहें तो ये F लग रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीट यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस फिगर पे आप फोकस करिए। ये जो फिगर है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आप ऐसे देखो, ये जो है इसका हम इतना बूझो कि ऐसे इसका ये आप इसको गौर करो, इस फिगर को देखो, इतना देखो, ये फ्री बॉडी डायग्राम वाला पार्ट है। तो ये जो ब्लॉक जो तुमको दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लगा, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल, इधर की ओर F बल लगा, समझ गया कि नहीं, और वो इस दिशा में बल है। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो mg को n बैलेंस कर देगा, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक को कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स F बच गया, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वहीं इधर बताए हैं, आप ये देखो, इसका एक्सेलरेशन जो है इधर की ओर हो जाएगा, ये जो है इसका जो एक्सेलरेशन है, इसको एक फ्रेश लिख दे रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया, जब नेट फोर्स इधर की ओर हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर की ओर हो जाएगा, बोलो, इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर की ओर हो जाएगा, दिशा में हो गया, इधर की ओर फोर्स इधर, तो एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर होगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वही आपको निकाले हैं। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो एन mg को बैलेंस कर देगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स F लगेगा, F बटा मास कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, और फिर ये F के यहाँ पे कितना लिखोगे, k डेल्टा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये इधर की ओर होगा, और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये k डेल्टा बाई m। तो इस तरह से इस केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ये k डेल्टा बाई m, ये हो जाएगा k डेल्टा बाई m, समझ गए। तो इस तरह से अगर स्प्रिंग में इस ब्लॉक को ऐसे अटैच करके और इसको डेल्टा से खींच करके और जैसे आप छोड़िएगा, इसको ऐसे खींच करके छोड़िएगा, तो क्या होगा, जिस समय आप छोड़े उस समय ब्लॉक पे 3 फोर्स लगे, ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर mg, और चूंकि स्प्रिंग ऑलरेडी तनाया हुआ है तो स्प्रिंग खिंचा रहा होगा बाहर की ओर, जिसको ब्लॉक खींच रहा होगा, तो थर्ड लॉ से ब्लॉक का स्प्रिंग खींच रहा होगा अपने तरफ, तो इसको इधर की ओर बल आपका F लगेगा, जो कि k डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये k डेल्टा के बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दिए हैं, ये F बराबर कितना हो जाएगा, दिस F इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट बल 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए n को बराबर mg हो जाएगा, और इधर एक्सेलरेशन लिखिएगा तो फोर्स बटा मास कर दीजिएगा, तो एक्सेलरेशन के मान k डेल्टा बाई m हो जाएगा। तो स्प्रिंग का खिंचावट तो पता चल गया,
समझ गया कि नहीं? तो आई होप आप लोग बात को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, इतना स्प्रिंग फोर्स से परिचित हो गए कि नहीं आप लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? तो जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स आज जो इसमें इलोंगेशन पैदा होगा तो उस फोर्स और इलोंगेशन का ये रेशियो है। ये जो है फोर्स एंड इलोंगेशन का रेशियो है। उसका यूनिट क्या होगा? फोर्स एंड इलोंगेशन। तो फोर्स को नापिएगा न्यूटन में, एसआई में बात करिएगा तो, इलोंगेशन को नापिएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का डायमेंशन आप बटा लेंथ का डायमेंशन कर दीजिएगा। तब फोर्स में क्या होता है? m1 L1 T-2 आप बटा एक लेंथ हो जाएगा, तो एक कट जाएगा एक ठो, तो ये हो जाएगा m1, ऊपर में L1 था, m1 L1 T-2 था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है ना, m1 L1 T-2 आप बटा एक लेंथ है इलोंगेशन, तो जा करके उसमें क्या हो जाएगा? L0 हो जाएगा, तो m1 L0 T-2 हो जाएगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए। समझ गए कि नहीं? तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। पूरा खेल समझ गए? ये पूरा खेल आप लोग के सामने है, आप बैक करके आप एक एक करके इसको देख लीजिए। और आप लोग के लिए ये बुझिए एक PDF भी रेडी हो जाएगा ऐसे पूरा ये कहानी। दिस इज द फर्स्ट पेज, ये पेज 1 है, एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज जिसमें आपने नेचुरल लेंथ फिर फोर्स लगाए, उसमें F लगाए तो इलोंगेशन डेल्टा, 2F लगाए तो इलोंगेशन 2 डेल्टा। बोलिए फिर अगला पेज में आप क्या देखें? जब 3F एंड 3F लगाए तो इलोंगेशन 3 डेल्टा। और हर हाल में फोर्स और इलोंगेशन का जो रेशियो है F/डेल्टा, 2F/2 डेल्टा, 3F/3 डेल्टा, ये किसके बराबर है? K के बराबर है। इस K का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन स्प्रिंग। SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। आप समझ गए? और अगला पेज फोर्स एंड इलोंगेशन के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है कि नहीं? अगर इसी में अगर इधर हम इलोंगेशन को दिखावें, इधर कंप्रेशन को दिखावें, ऊपर की ओर टेंसाइल फोर्स को दिखावें, नीचे कंप्रेसिव फोर्स को दिखावें, तो सेम ग्राफ इधर की ओर भी कंटिन्यू कर जाएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन हम केवल एक ही पार्ट को दिखाए हैं, इलोंगेशन वाले को दिखाए हैं, ताकि आप लोग को भारी नहीं लगे, हल्का लगे। तो आपका ये हो गया, और ये आपका ये एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम हो गया, उस पर एक एग्जाम्पल हो गया भाई स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग एंड ब्लॉक देखिए तो देखने में इस तरह के सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। जब स्टूडेंट देखते हैं इधर एक स्प्रिंग है, इधर एक ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल सतह है, इसको स्मूथ मान रहे हैं, घर्षण वगैरह का बल नहीं लग रहा है, इधर एक रिजिड सपोर्ट है, ब्लॉक इधर गया किसी विधि से, स्प्रिंग तना गया, स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर इधर बल लगेगा, एन को mg बैलेंस कर लेगा, बल इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? होल स्टोरी इज नाउ रिवाइज्ड। और आई होप आप लोग स्प्रिंग फोर्स समझ गए हैं। F = K डेल्टा, ठीक है? ये आप समझ गए। आपको मन करते है कि ऐसे भी बूझिए। आप यहाँ देखिए शॉर्ट में एक और बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। ऐसे बूझिए, अगर एक स्प्रिंग ऐसे है, इस ढंग का स्प्रिंग है, और आप इधर की ओर बल लगा के खींचे हैं, इधर की ओर आप ऐसे बल लगा के खींचे हैं, दोनों ओर से, दोनों ओर जब तक बल नहीं लगाइएगा तब तक तो खिंचाएगा नहीं, तो दोनों ओर F एंड F बल लगा दिए, ठीक है? मान लीजिए बल आप लगाए हैं जो वो 100 न्यूटन है, ऐसे 100 न्यूटन का बल लगाए। एक एग्जाम्पल आप लोग को और दे देना है, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि आप जो है क्या किए, एक स्प्रिंग है और आप दोनों छोर पे खींचे हैं, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप पूछिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा आपको सवाल में कि स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है। तो मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लिखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है। तो आप जब बल लगाए हैं तो बिना इलोंगेशन के तो नहीं रहा होगा, ये जरूर इसमें एक इलोंगेशन हुआ होगा, तो इसका लंबाई अभी कितना होगा? तो नेचुरल लेंथ था प्लस इलोंगेशन डेल्टा, है कि नहीं? तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि अगर इधर की ओर 100 न्यूटन, इधर की ओर 100 न्यूटन लगाए, ठीक है कि नहीं, और ये ब्लॉक ये जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो आप बताओ कि इसके लंबाई में कितनी वृद्धि हुई होगी? एक सवाल जोड़ सकते हैं, कितनी वृद्धि हुई होगी? तो तुरंत आप क्या लिखिएगा कि आप लिखिएगा कि आप जानते हैं F = K × डेल्टा होता है, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? F/K हो जाएगा। बोलो, और तुम्हारा F कितना है? ये 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन रह गया, और ये K कितना है? तो ये दिया किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन, तो 10 किलो है तो 10 का पावर 3 कर दीजिएगा, यूनिट इसका न्यूटन बटा मीटर हो जाएगा। हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 100 से ये कट करके इधर 10 आ जाएगा,
ये नीचे में हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिएगा तो आपका ये सेंटीमीटर हो जाएगा और फाइनली ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें डाल दिए कि मान लीजिए स्प्रिंग को आपने दोनों छोर पर बल तो बराबर लगाए होइएगा, 100 न्यूटन का बल लगा के आप खींचे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इतना आपको दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ चीज़ है, ऐसे ये दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा था कि डेल्टा कितना होगा, इलोंगेशन कितना होगा, तो आप सीधे फार्मूला लगाए। इतना सिंपल सवाल नहीं है क्या? ये फोर्स दोनों ओर तो बराबर ही होगा, F बराबर K इंटू डेल्टा, डेल्टा बराबर F/K, इस तरह से करके निकाल दीजिएगा। इसके लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे भी आसान न्यूमेरिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्या? ये तो F बराबर ma की तरह है, नहीं है क्या? जितना आसान वो है उतना ही आसान ये है। आई होप आप लोग बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। इतना ये एग्जाम्पल मेरा ख्याल है इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक। इसी तरह से 100 न्यूटन से 100 न्यूटन का इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते थे आप लोग। इसी सेम न्यूमेरिकल में मान लीजिए हम क्या करते, दोनों ये स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग पे हम ऐसे बुझिए इस तरह से, ये ऐसे है, इसको हम कंप्रेस कर दिए हैं ऐसे दिस में। इधर से क्या किए हैं, ऐसे समझिए, ऐसे ही इधर से हम एक इधर से फोर्स लगा दिए कंप्रेसिव फोर्स और एक इधर से लगा दिए, ऐसे दोनों ओर से F एंड F फोर्स लगा दिए मान लिए। और ये बल ये 100 न्यूटन के थे, बोलिए ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के वही है, तो इसमें कंप्रेशन हो गया होगा, तो कंप्रेशन इतना आ जाएगा। दोनों ओर से 100 एंड 100 लगा के खींचे तो 1 सेंटीमीटर से लंबाई बढ़ गई, और दोनों ओर से 100 एंड 100 लगा के दबा दिए तो लंबाई 1 सेंटीमीटर से घट जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? तो समझ गए पूरा आप लोग खेल, आप लोग के लिए बहुत इजी हो गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखते रहिए, आगे भी मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग के लिए मैं बहुत काम करूं और आप लोग को इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, आप लोग इसको देखते रहें, समझते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, माने इतना इजी सेक्शन है, लेकिन लोग जब इस स्प्रिंग को देखते हैं ना तो उनका दिमाग देख करके उसी तरह से लपटाने लगता है जिस तरह से स्प्रिंग लपटाया हुआ है। समझ गया कि नहीं? तो आप इतना इजी टॉपिक लोग के लिए भारी हो जाता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज एनफ फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड स्प्रिंग फोर्स। और इसके आगे का इस पर न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल डालेंगे आप लोग के लिए, कुछ प्रॉब्लम दे देंगे जिसको आप लोग के लिए डिस्कस कर देंगे। तो रहने दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, इट्स ओके।